हेलो दोस्तों, आज है 5 मई और हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द हिंदू। तो सबसे पहले आज का कोर्स देखते हैं। आज का कोर्स है अंडरस्टैंड दैट विक्ट्री कम्स टू द वन हु इज पेशेंट। तो इसका अर्थ है कि ये बात अच्छे से आप लोग समझ ले कि दैट विक्ट्री कम्स टू द वन हु इज पेशेंट, कि जीत उसी इंसान को, कामयाबी उसी इंसान को प्राप्त होती है जिस इंसान के अंदर धैर्य होता है, जिसके अंदर एक असीम साहस, आत्मविश्वास और धैर्य का मादा होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक काम करते 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 जब हम लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाते हैं और फिर हमारा धैर्य हमें जवाब दे देता है, हम छोड़ देते हैं उस काम को। हालांकि थोड़ी सी एफर्ट और करते तो फिर मुमकिन था, पॉसिबल था कि वो चीज़ हमको अचीव हो पाता, वो चीज़ हम हासिल कर पाते। लेकिन हमने थोड़ा सा अपने आप को पुश ना करने की वजह से एक बहुत बड़ी कामयाबी, जिसके लिए हमने सालों साल मेहनत की, वो सब धरी की धरी रह जाती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि 99 डिग्री होने के बावजूद भी पानी नहीं खौलता, पानी भाप नहीं निकलता उसमें से, वो टेम्परेचर हीट नहीं होता जब वो 1 डिग्री भी बाकी रहती है। तो इससे क्या लेसन है? इससे लेसन ये है कि आपको पेशेंस रखना है, और तब तक आपको पेशेंस रखना है कि जब तक कि आपकी लक्ष्य की प्राप्ति आपको ना हो जाए, जब तक कि कामयाबी आपको ना मिल जाए। तो ठीक है, आज हमारे पास 2 आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए। तो ये है जीएस पेपर 2, और ये हम आर्टिकल है यूएस और चाइना, और इससे भारत का क्या हित है और क्या नुकसान है, ये चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये कवर करेगा डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज इंडियाज इंटरेस्ट। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स। तो देखिए, सबसे पहली बात कि अभी रिसेंट क्या हुआ है, मतलब कि कोविड-19 चाइना की तरफ से पूरा देश में, पूरा दुनिया में जो है एक इमरजेंसी की स्थिति बनी हुई है काफ़ी लॉन्ग टाइम से। और इस दरमियान में चाइना और अमेरिका के बीच में एलिगेशन और एक दूसरे के ऊपर जो है कई तरह का जो है कमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें देखने को मिली। और रिश्ते चाइना और यूएस की बहुत ही ज़्यादा इस वक्त बहुत ख़राब हुई है, इस समय में बहुत ख़राब हुई है। तो ऐसे में देखिए क्या है कि हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसे इंसान हैं कि जो फैसले ले लेते हैं बस, और वो देखते नहीं हैं, मतलब वो पीछे पलट करके नहीं देखने वालों में से हैं। तो ये चीज़ जो है, आप देखिए कि अभी रिसेंट में क्या हुआ है, चाइना और यूएस के रिश्तों में क्या बातें हुई है। तो सबसे पहली बात देखिए क्या लिया गया है इस बार। 29 मई को हांगकांग को जो स्पेशल ट्रेड फैसिलिटी जो यूएस देता था हांगकांग के साथ जो था, ये चीज़ जो है रिवोक कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर मैं अपना एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जो कि इस आर्टिकल में नहीं था। जैसे कि हांगकांग में क्या हो रहा है, एक प्रोटेस्ट है, और उस प्रोटेस्ट का मकसद क्या है कि जो चाइना वहाँ के फ्रीडम को छीनना चाहती है, एक एक्स्ट्राडिशन बिल पास करके वहाँ के लोगों की आज़ादी का हनन करना चाहती है। तो वहाँ के लोग बड़ी तादाद में जो है चाइना के खिलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट अगर यूएस करती है, अगर वो कहती है कि चाइना वाकई हांगकांग के ऊपर ज़्यादती कर रहा है, तो आप देख लें कि चाइना के साथ चाइना तो जाति कर रहा है। तो अब जो स्पेशल ट्रेड जो हांगकांग को दिया गया था यूएस के द्वारा, यूएस लॉ के मातहत जो दिया गया, तो अब जब आप स्पेशल ट्रेड रिवोक कर रहे, तो आप इसका मतलब चाइना को ही सपोर्ट कर रहे, मतलब आप मान रहे कि चाइना का बिल्कुल इनिशियल पार्ट है, उनका हिस्सा है हांगकांग, और चाइना जिस तरीके से चाहे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करे, एडमिनिस्ट्रेटर करे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इस वजह से हम हांगकांग से स्पेशल ट्रेड स्टेटस भी ले रहे हैं। तो इसका इनडायरेक्टली, तो वही बात मैं कह रहा था कि इसके पीछे एक जो बात है कि आप इनडायरेक्टली चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं अगर स्पेशल ट्रेड रिवोक करते हो तो। लेकिन ये चीज़ जो है स्टेप लिया गया है। और दूसरा चीज़ क्या किया गया है, देखिए क्या हुआ कि लिमिटिंग द एंट्री ऑफ सर्टेन चाइनीज ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड रिसर्चर।
कि लिमिट किया जाएगा यूएस में चाइनीज स्टूडेंट ग्रेजुएट रिसर्चर को जो है जो इसको लिमिटेड किया जाएगा, इसको आने की अनुमति, इनको रिसर्च करने की अनुमति यूएस में प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, इनको रोका जाएगा। तो ये एक बात अभी जो दोनों के बीच में रिश्ते ख़राब होने के जो है एक और चीज़ आप देख सकते हैं। और तीसरा देखिए कि क्लोजली एग्जामिन चाइनीज़ फर्म, जो चाइनीज़ फर्म जो यूएस में जो अपनी फर्म इस्टेब्लिश करके वहाँ पर जो है तो उसको लेकर के ये चीज़ें है कि जो भी कंपनियां वहाँ पर है तो उसको उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी और यूएसए में, और फिर उसका जो स्टॉक मार्केट में उसकी एक्टिविटी को, और फिर उसके बाद जो है उसको निरस्त कर दिया जाएगा अगर वो चाइनीज़ फर्म की अगर कोई गलत एक्टिविटी या फिर अमेरिका के हित के खिलाफ अगर वो चीज़ अगर वो पाई जाती है। और फिर जो भी कंपनियां, जो भी यूएस की कंपनियां चाइनीज़ कंपनियों के साथ अगर कोलैबोरेट करती है या फिर उसके साथ जो है फर्म को इस्टेब्लिश को आगे बढ़ाती है तो फिर उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है कर रहा है। तो देखिए अब ये सवाल ये है कि अब देखना क्या है कि एक तरह का यूएस और चाइना, अगर हम इतिहास पलट करके देखते हैं तो एक वक्त था कि जब 1945 के वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद दुनिया में दो शक्ति इमर्ज होकर के आती है। एक यूएसए, ठीक है, जिसने जापान की कमर तोड़ दी थी और अपनी सर्वोच्चता स्थापित की 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, और दूसरा यूएसएसआर जिसने जर्मनी की कमर तोड़ दी थी और फिर अपना सर्वोच्चता स्थापित की। तो अब इन दोनों के बीच में अब सुपर लीडर, ग्लोबल लीडर बनने का होड़ था। और ये चीज़ें जो चल रही थी, ये क्या चल रही थी, ये 1945 से लेकर के हमने देखा कि एक लंबा पीढ़ी तक, लंबा दस्तों तक जो है दोनों के बीच में कोल्ड वार चला। तो अब क्या है कि ऐसी स्थिति अब 2020 में भी देखने को मिल रही है कि एक तरफ यूएस जो है ग्लोबल पावर है और दूसरी तरफ चाइना इमर्जिंग पावर, और चाइना अपने आप को जो है यूएस को हटा करके वो ग्लोबल पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। तो अब दोनों के बीच में वही कोल्ड वार के जैसा टेंशन और प्रेशर देखने को मिल रही है, और अब स्थिति कुछ इसी तरीके से है। तो अब ऐसे में क्या कोल्ड वार है, तो अब वहाँ के जो यूएस के जो सीनेटर है या जो फॉर्मर जो मिनिस्ट्री है, जो वहाँ पर जो वाइट हाउस के जो, तो उन लोगों का क्या रहा है इसके ऊपर देखिए। जॉन पोस्टर 1958 में ड्यूरिंग कोल्ड वार इन्होंने कहा था कि ये जो कोल्ड वार जो दोनों के बीच में, यूएस के बीच में और जो चाइना के बीच में, यूएस के बीच में और यूएसएसआर के बीच में था, ये कोल्ड वार जो है अब चाइना और अमेरिका के बीच में जो है इसी तरीके से देखने को मिल रही है। अब देख लीजिए कि अब समझ में आता है कि एक चीज़ कि चाइना जिस तरीके से यूएसए अपना पावर जो है दुनिया में इंडस्ट करता है, दुनिया को जो है बताता है और वो प्रूव करता है कि यूएसए जो है अपनी सारे देशों के ऊपर फैसला कुन स्थिति और सबके ऊपर प्रभाव डालती है, उनका फैसला सारे कंट्री के ऊपर जो है एक जो है प्रभाव डालती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अब चाइना भी इतनी अपना जो है एक कह ले कि यूएसए के नाक के नीचे अपना एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के पीछे लगा हुआ है और उनकी तैयारी चल रही है। जैसे कि अब देख लीजिए कि उनका अल्टरनेट ट्रेड सिस्टम की तैयारी आने वाले समय के लिए BRI प्रोजेक्ट के रूप में आप देख सकते हैं। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये प्रोजेक्ट के माध्यम से आने वाले समय में चाइना जो है एक ट्रेड सिस्टम, अपना ही ट्रेड सिस्टम और कई सारे देशों के ऊपर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने वाला है आने वाले समय में, ऐसा लगता है। और फिर देखिए मल्टीलैटरल बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इनका इसमें भी जो है यूएसए से जो है एक अलग इस्टेब्लिशमेंट है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि कंट्रोल चाइना करता है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक क्या है ये, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसका भी जो है ये कंट्रोल चाइना करता है। और फिर अपना ही देखिए डिजिटल पेमेंट है, प्लेटफॉर्म है इनके पास, WeChat पे है, अलीपे है। तो एक तरह का देखने को मिल रहा है कि चाइना किसी भी मामले में यूएसए से जो है एक उसके ऊपर निर्भरता जो है काफ़ी ना के बराबर है, और ये उन्होंने अपना एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के पीछे और इनका जो है जो चल रहा है। तो अब देख लीजिए कि वर्ल्ड क्लास डिजिटल नेटवर्क उनके पास है, 5G हुआवे, ठीक है, और फिर साथ ही मॉडर्न मिलिट्री फोर्स इनके पास है। और फिर ये सब चीज़ें जो है रीएस्टेब्लिशमेंट जो है चाइना जो है आने वाले वक्त में और ही ज़्यादा इमर्जिंग और बहुत ही शक्तिशाली पावर के रूप में जो है आगे बढ़ कर के आने वाला है। और फिर
हांगकांग का जहाँ तक प्रोटेस्ट है, क्या हांगकांग की प्रोटेस्ट जीत होगी, और क्या ये चाइना को डेमोक्रेसी और उसकी फ्रीडम जो हांगकांग की जो डिमांड है, जिस तरीके से वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या इसकी जीत होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और अब इसके बारे में यूएस के कई सारे जो एडवाइज़र है, कई सारे जो लोग हैं, उनका क्या कहना है, इसके सुझाव कहना है कि देखिए एक्चुअली क्या है कि यूएस में और चाइना में कि एक तरह का कोल्ड वार चल चुका है। मतलब अब देखिए वार ये सिर्फ मिलिट्री ही वार नहीं होता है, वार अब आज के मॉडर्न टाइम में, आज के टेक्नोलॉजी के वक्त में वार जो है बिल्कुल अलग अलग रूप तरीके से जो है लिया जा रहा है। ट्रेड वार तो चल ही रहा है, टेक्नोलॉजी वार तो चल ही रहा है, और जो है ग्लोबल सुपर पावर बनने का एक तरह का जो है दोनों के बीच में होड़ लगी हुई है। तो ये सब चीज़ें हमको देखने को एक दूसरे के बीच में जो है कोई जो है एक दूसरे से कोई कम अपने आप को जो है नहीं आंक रहा है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक देखिए, जीएस पेपर 3 में ये काम आएगा। तो अब ये एक हाथी से रिलेटेड है कि केरला में एक व्यक्ति ने क्या किया कि एक भूखा हाथी जिसको भूख लगी हुई थी, उसके साथ क्या किया कि एक संतरा उसमें जो है मसाला भर के, बारूद भर के उसको खिला दिया। ठीक है, आप सोच सकते हैं कितनी अमानवीय घटना है, और उस इंसान की समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में किस तरह का स्वभाव नेचर होगा कि एक भूखा हाथी को उसको संतरे में बारूद भर के उनको खिला दिया जाता है, और फिर जब वो पानी पीने के लिए जाती है तो वो गर्भवती एलिफेंट थी, और कुछ ही घंटों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके वजह से देखिए लोगों के अंदर एक बहुत रोष है, गुस्सा है कि ऐसी चीज़ें जो है, जो समाज में जो एक भारत का जो कि इतना अच्छा इमेज है, गलत इमेज प्रस्तुत करती है पूरे वर्ल्ड में, और एक तरह का समझ ले कि लोग हमारे एक व्यक्ति के वजह से एक नेशन के ऊपर जो है एक सवालिया निशान, और फिर जो है इस तरह का एक गलत रूप रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। अब इसको लेकर के क्या कर सकते हैं, तो देखिए पहली बात यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जानवरों के बीच में और इंसानों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है, तो इसकी जड़ ये है, वजह ये है कि जिसके वजह से जो है जानवर जो है बिल्कुल जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं, और इंसान उसकी हत्या कर देता है, और इंसान उसके जो है इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो अब ये कन्फ्लिक्ट को रोकना है। अब ये कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए देखिए सबसे पहली बात कि हमें जो जानवरों की जो हैबिटेट है, ये जो हम दिन ब दिन लॉस करते चले जा रहे हैं। अब देखिए भारत इतना बड़ा देश है, और सिर्फ 5% जानवरों का, पर्यावरण का जो है हमारा कंजर्वेशन है, 5% जो है जंगले हैं। समझ रहे बात, इतनी बड़ी जहाँ पर जो आप हैबिटेट लॉस कर रहे हैं जानवरों का, अब क्या होगा, उनको भूख लगेगी, उनको प्यास लगेगा, तो वो ऐसी बस्तियों पर, ऐसी जगहों पर आएंगे जहाँ पर इंसानी आबादी है, और दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा। तो अब ये है कि हमें जो एरिया छोटा करते चले जा रहे हैं जानवरों का, उस एरिया को हमें बड़ा करना है। ठीक है, और ये फिर एक चीज़ हो गया। अब दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि वो खाने की खोज में आता है, और इस तरीके की जो है स्थिति देखने को मिल जाती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोटेक्ट एरिया है, सपोज जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एरिया जो हमने बनाया है, अब देख लीजिए कि 100 स्क्वायर किलोमीटर एक पन्ना टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर भी आपने 100 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया कवर कर लिया, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड रिजर्व एरिया है। उस एरिया तक भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो वहाँ तक जो है पास कर दिया जाता है, जैसे कि हाईवे वहाँ पर बन जाता है, रेलवे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाती है। तो अब इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। कई सारे जो है हाथी और जानवर वगैरह जो है रेल से कट करके जो है मर जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहाँ पर आप जो है इस्टेब्लिश कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ये कन्फ्लिक्ट ये जो है आए दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, और लगाम इस पर लगाने की ज़रूरत है, इसके ऊपर सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देख लीजिए कि अब क्रॉप राइडर, बहुत सारे जानवर का ये होता है कि वो फसलों को खा जाते हैं, किसानों का जो है नुकसान हो जाता है। तो अब इसके लिए हम कर सकते हैं कि उन फसलों का जो है लाइफ इंश्योरेंस बीमा करा सकते हैं, ताकि उसका नुकसान की भरपाई हो जाए। तो अब सजेशन क्या है, मतलब ये इसके लिए हम सुझाव क्या कर सकते हैं, इसके लिए इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, जानवरों को, अपने वाइल्ड लाइफ, अपने नेचर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कर सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस किया जाए। जो भी आपने रिजर्व एरिया जो जानवरों के लिए संरक्षित किया है, उसको ऐसे प्रोटेक्ट कीजिए कि वो वाकई रिजर्व हो, प्रोटेक्ट हो, ना कि सिर्फ नाम का सिर्फ प्रोजेक्ट जो है प्रोटेक्टेड एरिया हो। तो ये चीज़ को जो है अच्छे से इस्टेब्लिश करें, अच्छे से इन्फोर्स करें, इम्प्लीमेंट करें। जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पर वो प्रोटेक्टेड एरिया ही हो, और हमारा जो 5% अभी जो जंगल जो बचा हुआ है, इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश किया जाए, इनके हैबिटेट को बढ़ाया जाए। और फिर हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल बिहेवियर,
जानवरों की क्या एक आदत होती है, देखिए अचानक से कोई जानवर जब आबादी में आ जाती है तो इंसान क्या करते हैं, भीड़ के भीड़ जो है उसको ऐसे घेर लेती है और उसके साथ ऐसा बिहेवियर होता है, कोई पत्थर फेंकता है, कोई मारने की कोशिश करता है। तो इतना इंसान पैनिक हो जाते हैं, इतना डर जाते हैं। तो इस तरीके का जो बिहेवियर होता है जानवर को, अब हमारा और इंसानों और जानवरों के बीच में जो है एक अच्छा मतलब कह ले कि कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलता है। ये व्यवहार जो है इंसानों का, ये चीज़ जो है ठीक होना चाहिए और हमें समझना चाहिए, जानवरों के बिहेवियर को समझना चाहिए और उसको जो है अपने करीब आने देना चाहिए, ना कि उनसे पैनिक होना चाहिए। तो हमें तब जानवरों को सेव करना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। उसको जो है उसके फीलिंग को, इमोशन को और उसको बिहेवियर को समझने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो अब सेफ गार्ड कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए, जो जानवर जो है सेफ गार्ड कॉरिडोर, ताकि वहाँ पर वो प्रोटेक्ट हो सके। सेफ गार्ड कॉरिडोर को अगर देखा जाए तो रिजर्व प्रोटेक्ट एरिया से आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं। अगर उसी को अगर आप अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर ले तो ये चीज़ें जो है रोका जा सकता है। तो आई होप ये सब टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। चलिए दूसरों के लिए शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।